नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। इसके अंतर्गत हम लोग NIOS माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो जो व्यवसाय अध्ययन विषय है उसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम 3 यानी सेवा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसके कि जो पिछला वीडियो हमने पढ़ा देखा उसके अंदर हमने बीमा सेवाओं के बारे में पढ़ा, जो कि पाठ 10 है। तो इसके अंतर्गत हमने अभी तक पढ़ा कि बीमा क्या होता है, बीमा किस प्रकार से जो एक व्यवसायी है उसके जोखिमों को कम करता है, किसकी मदद से? एक भागीदार की मदद से, जिसको कि बीमा कंपनी कहा जाता है। आइए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि आप लोग अपने परिचितों, अपने दोस्तों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से या NIOS से व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारी वीडियो और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बीमा के बारे में आगे जानते हैं। तो उससे पहले एक बार फिर पुनर्कथन कर लेते हैं। हमने जो पिछला वीडियो देखा उसमें हमने व्यावसायिक जोखिमों के स्वरूप के बारे में बात करी। हमने जाना कि किस किस प्रकार के जोखिम व्यवसायी सामना करता है, किस किस प्रकार के जोखिमों से व्यवसाय का सामना होता है व्यवसाय को करते समय, और उनके क्या प्रकार होते हैं, जैसे सट्टा जोखिम आदि। तो उसने हमने देखा कि किस प्रकार के जोखिम होते हैं जो एक व्यवसायी को जिनका सामना करना पड़ता है। और फिर हमने ये भी देखा कि अनिश्चितता और जोखिम में क्या अंतर होता है। फिर हमने जाना कि बीमा का क्या अर्थ है, बीमा किस प्रकार से व्यवसायी की मदद करता है, बीमे का क्या महत्व है, बीमा किस प्रकार से जो व्यवसाय है उसका साथ देता है, उसकी सेवा करता है। और फिर हमने अंत में बीमा के प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जीवन बीमा, समुद्री बीमा और अग्नि बीमा, ये तीनों बीमा डिस्कस कर लिए थे। आज के अध्याय में हम अन्य बीमा पढ़ेंगे। तो हमने जो लास्ट देखा था समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार हमने पढ़े थे, जिसमें कि मियादी बीमा पॉलिसी होती है, जिसमें कि हम एक निश्चित समय के लिए समुद्र जो जहाज है उसका बीमा कराते हैं, यूजुअली 1 साल के लिए ये बीमा होता है। एक होता है यात्रा बीमा पॉलिसी, जो कि एक निश्चित यात्रा के लिए ली जाती है। जैसे अगर आपको बंबई से और दुबई कोई सामान भेजना है, तो अगर आप चाहें तो इस जो यात्रा है आपके जहाज की उसके लिए एक बीमा ले सकते हैं, जिसको कि यात्रा बीमा पॉलिसी बोलेंगे। अगली हमने पढ़ी थी मिश्रित बीमा पॉलिसी, जिसमें कि जो अवधि है वो भी होती है और जो यात्रा है वो भी ली जाती है। जैसे आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया था कि मुंबई से कोलंबो तक की यात्रा का 1 साल का बीमा हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक होती है अनिश्चित बीमा पॉलिसी, जिसमें कि आप क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट प्रीमियम की राशि अपने जो इंश्योरेंस वाला है उसके पास जमा करा देते हैं, उससे मैरीन इंश्योरेंस ले लेते हैं यानी कि समुद्री बीमा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आप यात्रा करते रहते हैं तो उस प्रकार से जो आपका प्रीमियम है वो उसके पास जो जमा है वो कम होता जाता है, वो अपना प्रीमियम काटता रहता है और अंत में जब वो खत्म हो जाता है तो फिर आप दोबारा से आपको प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। तो ये होती है अनिश्चित बीमा पॉलिसी। इसके पश्चात अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अन्य बीमा। तो और किस किस प्रकार के बीमा जो बीमा कंपनियां हैं वो उपलब्ध कराती हैं। तो बीमा कंपनियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है जीवन बीमा कंपनी और एक होती है साधारण बीमा कंपनी। तो जीवन बीमा कंपनी केवल और केवल जीवन बीमा पॉलिसियां देती है, जबकि जो साधारण बीमा कंपनी है, जितनी पॉलिसी हम और पढ़ रहे हैं, जितनी बीमा की जो स्कीम हम और पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी साधारण बीमा कंपनियां कराती हैं। तो अन्य बीमा जैसे मोटर वाहन बीमा है, चोरी का बीमा है, विश्वास का बीमा है, व्यक्तिगत दुर्घटना तथा बीमारी जीवन बीमा है, दायित्व बीमा है, जिसमें कि 2 प्रकार के होते हैं, एक नियोक्ता की जिम्मेदारी और एक सार्वजनिक जिम्मेदारी, और एक है संपत्ति का ब्यौरा बीमा। तो ये जो सारे प्रकार के जो बीमा है, ये इसमें क्या क्या होता है एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला है मोटर वाहन बीमा। तो मोटर वाहन बीमा में क्या होता है कि मोटर से अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर आपकी गाड़ी में कोई टूट फूट हो जाए, दोनों प्रकार के जो बीमा है वो आप करा सकते हैं। ठीक है, तो सब तरह के मोटर वाहनों का बीमा उनके दुर्घटनाग्रस्त होने या उनके चोरी होने या दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष के घायल होने या मृत्यु होने से जो देनदारी उत्पन्न होती है उसकी स्थिति में जो नुकसान होता है उसके जोखिम को आप कम कर सकते हैं मोटर वाहन बीमा लेकर। ऐसे ही मोटर वाहन एक अधिनियम है, उसके अंतर्गत भी जो थर्ड पार्टी बीमा है जिसको कि तीसरे पक्ष के लिए लिया जाता है वो लेना अनिवार्य
होता है। अगला है चोरी बीमा। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी आपके संपत्ति की या किसी जो ऐसी चल वस्तुएं हैं जो कि कोई चुरा सकता है, जैसे गाड़ी, जैसे आपकी कोई ज्वेलरी हो गई, या किसी भी प्रकार की और संपत्ति जिसको कि कोई लेके जा सकता है, जिसको कि चल संपत्ति बोलते हैं या चल वस्तुएं बोलते हैं, तो उनकी आप बीमा करा सकते हैं। इस बीमे के तहत बीमा कंपनी सेंधमारी, मतलब जो सेंध ला के चोरी करते हैं, चोरी या डकैती, इनसे हुए चल वस्तुओं के नुकसान की भरपाई आप पा सकते हैं। अगला है विश्वास बीमा। अब विश्वास बीमा में क्या होता है, मान लीजिए आपका काम है, कुछ पैसों के लेन देन का आपका काम है, और आपने पैसों के लेन देन के लिए कुछ कर्मचारी रख रखे हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई कर्मचारी किसी कारणवश आपके साथ बेईमानी कर दे और आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाए, वो कुछ पैसों में हेरा फेरी कर दे। तो उससे बचने के लिए आप विश्वास बीमा ले सकते हैं। तो व्यापारी उन कर्मचारियों की धोखाधड़ी और बेईमानी से होने वाले नुकसान को जोखिम को के लिए इस तरह की पॉलिसी ले सकते हैं जो नकदी और भंडारों को संभालते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विश्वास बीमा। अगला है व्यक्तिगत दुर्घटना तथा बीमारी जीवन बीमा। अब इस तरह की जो बीमा पॉलिसियां ली जाती हैं, वो आपके जो कर्मचारी हैं या आप खुद हैं, तो उनके मृत्यु या विशेष परिस्थितियों में विकलांग होने के विरुद्ध ली जाती हैं, जैसे कि हवाई यात्रा करते समय दुर्घटना आदि। ठीक है ना, आप अभी कभी अगर एरोप्लेन में बैठेंगे तो आप जब टिकट लेते हैं तब आपसे वो एक इंश्योरेंस करवाता है, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है ना, जिसमें कि आपकी जो यात्रा है वो इंश्योर्ड रहती है। अगर आपको कुछ होता है तो उसके उसके बदले में कुछ पैसा मिलेगा, या आपका सामान भी गुम होता है तब भी कुछ पैसा मिलता है। ये हो गया व्यक्तिगत दुर्घटना या बीमारी जीवन बीमा। ठीक है, आजकल जो ये कोविड चल रहा है, तो इसमें कुछ जो बीमा कंपनियां हैं वो इस कोविड बीमारी के लिए भी जीवन बीमा ले आई हैं। इस बीमारी का भी बीमा कंपनियां करने लगी हैं। अगला है दायित्व बीमा। इसमें क्या होता है, दायित्व जो किसी भी तरीके के, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या आपका कोई ऑफिस है, वहां पर अगर आपके किसी को चोट लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो इस प्रकार की जोखिम को उठाने के लिए दायित्व बीमा लिया जाता है। मतलब जो कंपनी का दायित्व है कि अगर उसके यहाँ कोई किसी का दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, कोई विकलांग हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो उसका कुछ ना कुछ उसको भुगतान करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति उसकी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए वो एक बीमा ले लेती, जिसको कि लायबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं, यानी कि दायित्व बीमा बोलते हैं। ये दो प्रकार के दायित्व बीमा प्राप्त होते हैं जिसको कि ले सकती है कंपनी। एक होता है नियोक्ता की जिम्मेदारी और एक होता है सार्वजनिक जिम्मेदारी। तो नियोक्ता की जो जिम्मेदारी है उसके अंतर्गत जो केवल आपके अपने कर्मचारी हैं, केवल उनके लिए ये लागू होती है ये पॉलिसी। और जो भी अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए अगर आप पॉलिसी लेना चाहें तो वो सार्वजनिक जिम्मेदारी में होती है। ठीक है ना, वो पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। मतलब आपके काम के कारण अगर किसी और को नुकसान होता है, बाहर वाले को, तब आप सार्वजनिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आएंगे। अगला है संपत्ति का बीमा। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी संपत्ति, इस प्रकार की कोई संपत्ति है जो कि खराब हो सकती है, टूट सकती है, कहीं कुछ और हो सकता है, कोई चोरी कर सकता है, तो इस प्रकार की जो संपत्ति का नुकसान होने को आपको अगर रहता है कोई डर, तो आप उस तरह के सामान का बीमा कर सकते हैं जो कि परिवहन के समय या अन्य कारणों से खराब हो जाता है। यह व्यवसायियों तथा गृहस्थों के लिए हो सकता है, मतलब इसको बिजनेसमैन भी ले सकते हैं और इसको एक आम आदमी भी ले सकता है। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है बीमे के सिद्धांत। आपकी किताब में इससे पहले जो जीवन बीमा है, अग्नि बीमा है और समुद्री बीमा है, उसके अंतर दे रखा है, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बीमे के सिद्धांत पढ़ लेते हैं क्योंकि ये उसके अंदर काम में आएंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है बीमा का वो है पूर्ण सद्विश्वास। दूसरा है बीमोचित स्वार्थ। तीसरा है क्षतिपूर्ति। अगला है योगदान और प्रत्यासन। फिर है न्यूनीकरण। फिर है हानि का निकटतम कारण। तो एक एक करके हम इनको जान लेते हैं। जो पूर्ण सद्विश्वास है उसके अंतर्गत जो कहते हैं जो बीमा है, तो जो बीमा का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बीमा का अनुबंध जो होता है, वो आपस के जो विश्वास और सद्भावना है उसके आधार पर होता है। तो ये विश्वास और सद्भावना का अनुबंध है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए, जो बीमाकृत है वो भी और जो बीमा करता है वो भी। उन दोनों को एक दूसरे के साथ विश्वास में रहना चाहिए और एक दूसरे को सभी आवश्यक सूचनाएं देनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन बीमा कराया और उस समय बीमा कराते समय उसने उसको बताया नहीं कि वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिससे कि उसका जीवन
जा सकता है, उसके जीवन का लॉस हो सकता है। तो ये बात उसने छुपा ली। अब अगर वो मर गया उस बीमारी से, ठीक है ना, जिसको कि उसने पहले बताया नहीं था, तो हो सकता है कि कंपनी उसको उसका जो क्षतिपूर्ति है वो ना करे, उसके परिजनों को क्षतिपूर्ति ना करे। क्यों? क्योंकि उसने धोखा किया है, उसने विश्वास का उल्लंघन किया है। ठीक है। इसके पश्चात है विमोचित स्वार्थ। विमोचित स्वार्थ का क्या मतलब है? विमोचित स्वार्थ का मतलब है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब आपका जिस प्रॉपर्टी का आप जिस भी एसेट का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, उसमें जरूरी है कि आपका हित उसके अंदर हो। अगर आपका हित नहीं है तो आप उसका बीमा नहीं करा सकते। तो क्या है इसमें, बीमा विषय में वित्तीय अथवा धन संबंधी हितों का होना आवश्यक है। जो भी बीमा आप जो भी चीज बीमा का विषय है, जैसे लाइफ है, कोई जीवन हो सकता है वो बीमा का विषय हो, कोई संपत्ति हो, कोई जहाज हो, तो जो भी बीमा विषय है उसमें जो बीमा कराने वाला है उसका वित्तीय अथवा धन संबंधी हितों का होना जरूरी होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीमित संपत्ति जैसे जहाज है या घर है या कोई आदमी है, अगर वो नष्ट होता है, मतलब आदमी की मृत्यु होती है या जो जहाज है वो कहीं नुकसान उसको पहुंचता है, तो उसके होने से बीमित व्यक्ति जिसके नाम पर बीमा है, जिसको कि उसका लाभ होगा, के अथवा बीमित बीमित व्यक्ति मतलब जिसका की बीमा करा रखा है, कि जीवन की हानि होने से बीमाकृत जिसके की नाम पर पॉलिसी है, जिसको की कंपनसेट करेगी कंपनी को, व्यक्तिगत हानि होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उससे अगर कोई संपत्ति का नुकसान होता है, किसी व्यक्ति का नुकसान होता है, तो उससे जो बीमाकृत आदमी है जिसके की नाम पर बीमा लिया गया, जिसको की लाभ होगा, उसकी व्यक्तिगत हानि होनी चाहिए। ठीक है। एक व्यक्ति का किसी संपत्ति में बीमा योग्य हित माना जाएगा यदि उसके सुरक्षित रहने से उसे वित्तीय लाभ हो रहा हो। ठीक है ना, मतलब आप किसी आदमी का इंश्योरेंस करा रहे हैं और आप उसके पैसे दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका क्लेम आपको मिले अगर उसको कुछ होता है, तो ये जरूरी है कि आप वो जब जिंदा है तब भी उससे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हो, कोई वित्तीय लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आपको कोई उससे वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हो रहा तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते। ठीक है ना, क्योंकि आपका विमोचित स्वार्थ नहीं है। अगला है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति को अब हम जानते हैं क्षतिपूर्ति क्या होती है। क्षतिपूर्ति हमने अभी तक पढ़ा भी है। क्षतिपूर्ति क्या होती है, इसको इंग्लिश में इंडेमनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसी स्थिति में ला देना जिसमें वह घटना से के घटित होने से पहले था या थी। ठीक है ना, मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, और उस फैक्ट्री में कुछ आपका नुकसान हो गया, आग लग गई या मान लीजिए कोई भूकंप आया, उसकी वजह से कुछ खराबी हो गई, कुछ टूट टाट गया, तो अब बीमा जो आपने करा रखा है, तो जो बीमा करता है वो आपको वापस इतना भरपाई उस नुकसान की करेगा कि आपको वो जो फैक्ट्री आपकी पहले थी जिस हालत में, उसी हालत में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो क्षतिपूर्ति इस चीज को कहेंगे। क्षतिपूर्ति शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसी स्थिति में ला देना जिसमें वह घटना के घटित होने से पहले था या थी। ठीक है ना, मतलब घटना होने से पहले आप एक अच्छी खासी कंपनी के मालिक थे जिसमें कि कोई नुकसान नहीं था। ठीक है ना, घटना होने के बाद आपकी फैक्ट्री खराब हो गई या टूट गई या कुछ नहीं चल पा रही है, लेकिन जो बीमा कंपनी है वो आपकी कंपनी को फिर वैसा करके देगी जो कि घटना से पहले थी, या उसके लिए आपको कंपनसेट करेगी, वित्तीय रूप से पैसा आपको दे देगी। तो ये सिद्धांत किस किस में लगता है? अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा में लगता है, इन दोनों बीमा में लगता है। लेकिन जो तीसरा है जीवन बीमा, उसमें नहीं लगता। आप जान गए होंगे क्यों नहीं लगता। क्योंकि अगर घटना क्या है, घटना है आदमी की मृत्यु, तो अब आदमी की मृत्यु हो गई तो आप उसको दोबारा जिंदा तो कर नहीं सकते, तो आपकी उसकी क्षतिपूर्ति क्या कर सकते? आप नहीं कर सकते। उसकी क्षतिपूर्ति बस ये है कि वो जितना पैसा कमाता उसके हिसाब से आप पैसा दे सकते हैं कंपनसेट करने के लिए, उस आदमी को वापस आप नहीं जिंदा कर। तो यह जीवन बीमा में लागू नहीं होता क्योंकि जीवन समाप्ति के पश्चात पुनः जीवन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगला है योगदान। योगदान में क्या है कि आप एक ही बीमा वस्तु, यानी कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी आपकी फैक्ट्री है, उसका एक से अधिक बीमाकारों से बीमा कराया जा सकता है। आपने उस फैक्ट्री की एक मशीन का किसी और कंपनी से बीमा करा लिया, एक और किसी मशीन का किसी दूसरी कंपनी से करा लिया, किसी तीसरे प्लांट का कहीं और से करा लिया, किसी चौथे प्लांट का किसी और से करा लिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं।
तो एक ही बीमा वस्तु है, मतलब एक फैक्ट्री है आपकी, लेकिन आपके उसने अलग अलग आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा। तो बीमा के दावों को जब ऐसा बीमा कराते हैं तो उसके दावों की जो क्षतिपूर्ति होगी वो बीमाकृत को दी जानी जो जो मिलेगी आपको, वो उसे सभी बीमाकारों से बीमित राशि के अनुपात में एकत्रित किया जाएगा। आपने जिस हिसाब से बीमा करा रखा होगा उसके अनुपात में आपको वो जो कंपनियां हैं वो वापस कंपनसेट करेंगी, आपको उसका पैसा क्षतिपूर्ति देंगी। अब अगला है प्रत्याशन। प्रत्याशन से मतलब है कि अगर जो बीमाकार ने अगर बीमाकृत मतलब आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में आग लगी तो आपको जो बीमा जो कंपनी थी बीमाकार थी उसने उसके विरुद्ध कंपनसेट कर दी। अब जब कंपनसेट कर दिया, मान लीजिए आपका 20,000 रुपये का सामान था, ठीक है ना, और आपने 20,000 रुपये के सामान के अगेंस्ट 20,000 रुपये कंपनी ने आपको, इंश्योरेंस कंपनी ने वापस कर दिए, दे दिए। तो अब मान लीजिए वो सामान अभी पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ था, उसमें कुछ अभी जान बची है, वो 5-10 हजार रुपये का सामान बचा हुआ है। तो अब जो ये सामान आपके पास बचा हुआ है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो अब किसका है? बीमा कंपनी का है। क्यों? क्योंकि बीमा कंपनी ने आपको पहले ही 20 रुपये दे दिए हैं जो कि उस सामान का टोटल मूल्य था, या बीमित जो राशि थी वो आपको दे दी है। तो अब आपका सामान पे अधिकार खत्म हो जाता है। तो क्या मतलब है? बीमाकार को बीमा की विषय वस्तु के संबंध में वही अधिकार प्राप्त हो जाएगा जो बीमाकृत का था। कब? जबकि क्षति की पूर्ति बीमाकार ने कर दी है। ठीक है, माना 20,000 जो मैंने आपको बताया कि राशि का माल जल गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसे में बीमा कंपनी ने बीमाकृत की क्षतिपूर्ति कर दी है, तो बीमा कंपनी इस क्षतिग्रस्त संपत्ति का अधिग्रहण कर इसे बेच सकती है। ठीक है, अगला है न्यूनीकरण। अब न्यूनीकरण का मतलब है कम से कम करना। तो दुर्घटना होने पर बीमाकृत को चाहिए कि वह बीमा की हुई विषय वस्तु, जो भी, जैसे फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री, कार का है तो कार, तो उसको होने वाली हानि अथवा क्षति को कम से कम करने का प्रयास करे। अगर दुर्घटना हो गई, कोई भी गलत घटना हो गई, तो अब ये नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे हालात पे, आप उसकी सुरक्षा करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो हानि है वो कम से कम हो। ऐसा नहीं सोचेंगे कि नुकसान हो रहा है तो कंपनी का हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है ना, आप उसको बिल्कुल पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उसे हर संभव कदम उठाना चाहिए। बीमाकृत इसी प्रकार से व्यवहार करे मानो विषय वस्तु का बीमा कराया ही नहीं गया है। ठीक है ना, तो उसे इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अगला है हानि का निकटतम कारण। हानि मतलब दुर्घटना में या किसी भी गलत घटना में अगर कुछ हानि होती है तो उसका जो निकटतम कारण है वो वही होना चाहिए जिसके की अगेंस्ट आपने बीमा लिया है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर आपने अग्नि बीमा लिया है तो अगर आग से ही आपको नुकसान हुआ है तब आपको कंपनसेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो क्षति होने पर बीमाकृत को तभी क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी जबकि हानि उसी कारण से हुई हो जिसके विरुद्ध बीमा कराया गया है। बीमा कराई गई जोखिम हानि का निकटतम कारण होना चाहिए, दूर का कारण नहीं। बीमा कंपनी का तभी क्षतिपूर्ति का दायित्व होगा। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया है कि एक जहाज है, वो जा रहा है संतरे लेके। क्या लेके जा रहा है? संतरे। अब आपको पता है संतरे बहुत जल्दी खराब भी हो सकते हैं। अब जहाज को टाइम लगता है, पानी के जहाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ये जब यहाँ पहुंचा बंदरगाह पर जहां पर इसको माल उतारना था, वहां इसको नंबर आया नहीं जल्दी से, इसको थोड़ा टाइम लग गया उतारने में। तो क्या हो गया कि वो संतरे रखे रखे खराब हो गए। तो अब बीमा कंपनी आपको उन संतरों की जो हानि हुई है पैसे की उसका भुगतान नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बीमा कंपनी का जो इंश्योरेंस था, जो बीमा था, वो केवल और केवल इसकी यात्रा के लिए था। अगर यात्रा के समय कोई दुर्घटना होती और माल खराब होता तब तो बीमा कंपनी आपको पैसा देती, लेकिन आपका माल सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंच गया, आपका माल पहुंचने के पास आपका जहाज वहां खड़ा रहा जिसके कारण माल खराब हो गया। ठीक है ना, तो हानि का निकटतम कारण जो है आपको वो यात्रा नहीं थी। ठीक है ना, यात्रा में हुई दुर्घटना कोई कारण नहीं है, बल्कि कोई लापरवाही थी या कुछ भी था, उसकी वजह से जो माल खराब हुआ, तब आपका जो क्लेम है वो नहीं बनता है। अब हम पढ़ेंगे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और जीवन बीमा में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंतर है वो क्षतिपूर्ति के आधार पर है। तो जो अग्नि बीमा है उसमें जितने मूल्य का बीमा कराया जाता है या जो वास्तविक मूल्य होता है उसमें से जो भी कम हो वो आपको मिलता है।
ठीक है ना। मान लीजिए आपने 10,000 का बीमा कराया था और आपको नुकसान हुआ है 5,000 का, तो आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने 10,000 का बीमा कराया है और आपको नुकसान हो जाता है 15,000 का, तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो होगा क्या, आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10,000 की है, जितने का आपने कराया है, ठीक है ना। उससे ऊपर आपको अग्नि बीमा में नहीं मिलेगा। समुद्री बीमा में क्या है, क्रय मूल्य तथा 10 से 15% लाभ क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। तो मेरीन जो इंश्योरेंस है इसमें एक फायदा ये है कि इसमें जितने का आपने कराया होगा उससे 10 से 15% ज्यादा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन जीवन बीमा में क्या है, केवल विशेष रूप से अलिखित ऑब्लिक बीमा मूल्य ही दिया जाता है। जो पहले से सम इंश्योर्ड जिसको बोलते हैं वो डिक्लेयर हो जाता है। वो आपकी आमदनी पर, आपकी एज पर, आपकी हेल्थ पर, कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से जो एक राशि तय हुई है वही मिलेगी, ठीक है ना। वो पहले से ही रहता है, तय रहता है कि कितना मिलना है। अगला है बीमा योग्य हित। ये हमने इंटरेस्ट में पढ़ा था। इंटरेस्ट मतलब जो किस प्रकार से हमने पढ़ा था ना कि स्वार्थ होना चाहिए, बीमोचित स्वार्थ। तो बीमा योग्य हित वही चीज है। पॉलिसी लेते तथा नुकसान होते समय उपस्थित होना आवश्यक है। मतलब जब आप अग्नि बीमा करा रहे हैं फैक्ट्री का या किसी भी चीज का, तो उस समय आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे आपको वित्तीय लाभ होना चाहिए। और जब वो नुकसान हो रहा है तब भी आपका उसमें वित्तीय लाभ होना चाहिए। नुकसान होने समय बीमित उनका होना आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं कि आपने जब पॉलिसी ली हो तब आपका उसमें इंटरेस्ट हो, लेकिन जब नुकसान हुआ तब इंटरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। जीवन बीमा में क्या है, पॉलिसी लेते समय बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसमें लेते समय है, इसमें नुकसान होते समय है और इसमें दोनों समय है, ठीक है ना। ये तीनों में अंतर है। अगला है पॉलिसी का हस्तांकन। हस्तांकन का मतलब होता है असाइनमेंट। तो अग्नि बीमा का आप असाइनमेंट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि आपको बीमा कंपनी परमिशन नहीं दे दे। यही हालत समुद्री बीमा में भी होती है, लेकिन जीवन बीमा का जो असाइनमेंट है वो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। वहां पे हस्तांकन संभव नहीं है। अगला है जोखिम का प्रकार। तो अग्नि बीमा में जो जोखिम है वो अनिश्चित होता है, ऐसे ही समुद्री बीमा में भी अनिश्चित होता है, ठीक है ना। आपको संभावना तो होती है, लेकिन वो होगा या नहीं होगा ये अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चित होती है वो चीज, ठीक है ना। हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है आग ना भी लगे, हो सकता है समुद्र की जो आपकी यात्रा है उसमें कहीं दुर्घटना हो सकता है ना भी हो, अनिश्चितता है। लेकिन जो जीवन बीमा होता है उसमें जो घटना है वो निश्चित है। मतलब मृत्यु तो होना है ही है, वो आज हो या कल हो, जब भी हो, लेकिन मृत्यु एक निश्चितता है, ठीक है ना। परंतु उसका समय अनिश्चित होता है, ठीक है ना। किस समय पर होगी ये नहीं कह सकते, ठीक है। ये अंतर हो गया। अब अगला है समयावधि। तो जो अग्नि बीमा होता है वो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। वैसे ही समुद्री बीमा भी 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, लेकिन जीवन बीमा लंबे समय के लिए लिया जाता है। प्रीमियम, तो अग्नि बीमा का जो प्रीमियम होता है वो राशि पर निर्भर करता है, निर्धारण राशि पर। मतलब कितना आपकी संपत्ति जिसका कि आप अग्नि बीमा करा रहे हैं उसका मूल्य क्या है, उसके निर्धारण पर निर्भर करेगा। यदि बीमित मूल्य अधिक है तो प्रीमियम भी अधिक होगा। अगर आपकी कंपनी का मूल्य बहुत ज्यादा है तो प्रीमियम भी ज्यादा लेगी, क्योंकि ज्यादा जोखिम होगा। इसमें प्रीमियम की राशि आपदा की प्रकृति पर निर्भर करती है। और जो जीवन बीमा है उसमें बीमित की आय, जैसे मैंने बताया था, उसकी सैलरी कितनी है, और बीमे की अवधि पर प्रीमियम की राशि निर्भर करती है, ठीक है ना। साथ में एक चीज जो इसमें लिखी हुई नहीं है वो है आयु, ठीक है ना। आदमी की जो आयु है उस पर भी जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है। अब आप अगर कम साल में ले लेंगे तो आपको जो प्रीमियम है वो कम पड़ेगा, आप छोटे में ले लेंगे तो कम पड़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो जो प्रीमियम है वो बढ़ता जाएगा। वो हालांकि आप बीमे की अवधि के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है आग से। उद्देश्य क्या होता है, अग्नि बीमा का होता है आग से जोखिम के लिए, समुद्री बीमा का होता है समुद्री आपदाओं से रक्षा के लिए, और निवेश जो जीवन बीमा है उसका होता है सुरक्षा एवं निवेश। जो निवेश शब्द आप पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है। हालांकि जो बीमा कंपनियां हैं वो दावा करती हैं कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो एक प्रकार का निवेश है, ठीक है ना। तो आप मतलब बचत कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको बचत बोला था। हमने कहा था ना कि बीमे का क्या महत्व है, ये बचत को प्रेरित करता है। तो उस प्रकार से सुरक्षा या निवेश इसका उद्देश्य होता है। अगला है समर्पण। समर्पण बोलते हैं सरेंडर को। सरेंडर का मतलब ये है कि आपने कोई पॉलिसी ली, आप उसको वक्त से पहले बंद कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना।
तो अग्नि बीमा में आप समाप्त होने के पूर्व समर्पण नहीं कर सकते हैं। समुद्री बीमा में भी समाप्ति से पूर्व समर्पण नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवन बीमा है वो आपको ये लाभ देता है कि आप उसके परिपक्व होने से, मतलब परिपक्व होने का मतलब जैसे आपने 40 साल की पॉलिसी ली, आप 20 साल के हैं, तो जब 60 साल हो जाएंगे तब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, तब आपको जो उसके लाभ हैं वो देगा, जो आपके जो निवेशित जो राशि है उस पर कुछ लाभ देगा। लेकिन अगर आप चाहें तो 60 साल से पहले भी उसको सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी को, उसमें वो कुछ आपको कम लाभ देगा, कुछ कम रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन आपको पैसा कुछ वापस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एक सरेंडर का एक सरेंडर का ऑप्शन रहता है, एक विकल्प आपके पास उपलब्ध रहता है, लेकिन किस पॉलिसी में? जीवन बीमा में। तो इस प्रकार से हमारा ये जो बीमा का चैप्टर था, बीमा सेवाएं, ये समाप्त होता है। आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, हालांकि आप लोग पूछते तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल बेहिचक पूछिए, हम आपको जरूर जवाब देंगे। और साथ में आप लोगों से फिर एक अनुरोध है कि आप लोग ऐसे अपने परिचितों से, ऐसे दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हो। तो धन्यवाद। अब अगला जो हम वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो जो देखेंगे, जो हम अगले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा बाह्य स्रोतीकरण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।